हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर कि हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे थे। काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 121 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस पार्ट के अंदर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और भी बहुत सारे अपडेट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। In which year डोगरी लैंग्वेज was included in the 8th schedule of Indian Constitution? डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो जब मैंने शेड्यूल वाला लेक्चर दिया था, अनुसूचियों के बारे में पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग के अंदर 14 भाषाएं थी और अब वहां पर जो है 22 भाषाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि पहली बार 1967 में कुछ भाषाएं ऐड की गई, उसके बाद 1992 में कुछ और भाषाएं ऐड की गई और फिर लास्ट में 2003 में कुछ भाषाएं यहाँ पर ऐड की गई। तो ये जो भाषा ऐड की गई डोगरी, तो ये किस वर्ष ऐड की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपको ये ऑप्शन ये भी याद होता तो भी आप 2003 यहाँ पर क्लिक कर देते। राइट आंसर इज 2003, क्योंकि अमेंडमेंट ही 3 बार हुई है। और एक मेरे पास बड़ा कॉमन डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का कि सर अभी 104 अमेंडमेंट हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या हमें सारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद करनी पड़ेंगी कि इस अमेंडमेंट में क्या था, दूसरी अमेंडमेंट में क्या था, तीसरी में क्या था? फिर उसके बाद पहले तो 104 के डेट्स याद करो, फिर ये याद करो कि ये किससे रिलेटेड थी, मतलब 208 कुछ टॉपिक्स बन जाते हैं। लेकिन ये कुछ सारी याद करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद जो लेक्चर सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा कि नियर अबाउट 30 से 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आप सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एक है। और दूसरा ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वैसे भी आपको बीच बीच में याद हो रही है। मैं आपको बीच में जब लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा था, लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से बताया गया है कि इस अमेंडमेंट का आगे यूज होगा, इस अमेंडमेंट का आगे यूज होगा, तो वो थोड़ा देख लिया करो। तो उस तरह उसको नोट डाउन भी कर लिया करो। चलिए देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 एडिड 4 न्यू लैंग्वेज। कौन सी? बोडो, मैथैली, डोगरी और संथाली। तो ये चार यहाँ पर 8वें शेड्यूल में 92nd अमेंडमेंट 2003 से यहाँ पर ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनल संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्य उपाध्यक्ष, या फिर अटॉर्नी जनरल, या फिर सोलिसिटर जनरल। राइट आंसर क्या है? सोलिसिटर जनरल। तो ये तीनों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन सोलिसिटर जनरल के बारे में हमारे संविधान में पोस्ट का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो आर्टिकल 76 से क्रिएट की गई है। तो ये सारी चीजें मैंने लेक्चर में कवर कर दी थी। लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो जाकर वहां से लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए। ए मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। केंद्र सरकार का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि मंत्रिपरिषद बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट, संसद। तो केंद्र सरकार का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। तो जो कोई भी एक मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से, केंद्र सरकार का मंत्री वो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल क्या है? भारत की प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो भारत का संविधान की प्रस्तावना में वो क्या चीज है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक हिस्सा है। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा नहीं है। इज एन एनेक्सर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में एक अनुलग्नक है। या ए शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की एक अनुसूची है। तो अनुसूची नहीं है, ठीक है। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ, एक अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अलग नहीं किया जा सकता। ये 1973 में केशवनंद भारती केस हुआ था। ये केस भी कई बार पूछ लिया जाता है, केशवनंद भारती केस 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें 3 तरह से जो है अमेंडमेंट की जा सकती है। आगे डिस्कस करेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया। अंडर आर्टिकल 368 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान अनुच्छेद 368 के तहत
भारतीय संविधान के अलग अलग हिस्सों में संशोधन की कितनी पद्धतियों का प्रावधान करता है? तो जनरली यहाँ पर दो तरह से, जो बी आंसर इसका सही है, दो तरह से इसका अमेंडमेंट हो सकती है। और ये पार्ट 20 में इसका उल्लेख किया गया, जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से एक स्पेशल मेजोरिटी और दूसरी है बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। तो जो जीएसटी आया था वो इस मेजोरिटी से पास हुआ था। सेकंड वाली थी जीएसटी अमेंडमेंट, 101 नंबर की जो जीएसटी अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर ये वाली मेजोरिटी यूज की गई थी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी, और पेड पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। इसके अलावा हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज चल रहे हैं। कोई पेन ड्राइव कोर्सेज में इनरोल होना चाहे तो वो भी आप हमें इस नंबर पे फोन करके, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके पता कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर क्लिक करके आप पेन ड्राइव कोर्स की डिटेल जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1870 में लॉर्ड मायो का प्रस्ताव निम्न में से किस से संबंधित था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, स्थानीय प्रस्ताव से संबंधित था, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, केंद्र सरकार तथा प्रांतों की शक्तियों एवं वित्त पोषण का विकेंद्रीकरण, या फिर बोथ ऑफ देम, और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो जो 1870 में लॉर्ड मायो ने रेजोल्यूशन पास किया था उसमें ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रावधान थी, एक तो स्थानीय प्रशासन की और दूसरी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। राइट आंसर क्या है? बोथ ऑफ देम। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत के नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता की पूछी गई है, याद रखना, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर सामाजिक स्वतंत्रता नहीं। भारत के नागरिकों की पॉलिटिकल लिबर्टी या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सी परिभाषा ठीक है? राइट टू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एंड अज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम हाईएस्ट पोस्ट, मतलब भारत सरकार में भाग लेने तथा उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए एक समान अधिकार है सबके पास, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, राइट टू कास्ट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो ये भी सभी के लिए है। मतदान एवं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फ्रीली मूव इन द पॉलिटिकल टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से गमन करने का बराबर अवसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या क्या मतलब है कि भारत में कोई भी जो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड वोटर हो, उसकी यहाँ पर वोट बनी हो भारत के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, Which article of the Constitution of India provision for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the Houses of People? तो कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है? तो ये मैंने जब मैंने लेक्चर दिया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको, तब मैंने अच्छे से बताया था। आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 जो है भारतीय संविधान के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर कृष्णा पुथी सिंह? तो राइट आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और एक और यहाँ पर क्वेश्चन था, जो उनकी डॉटर थी जिनका नाम था पद्माजा नायडू, तो ये 12 साल तक सबसे लंबा टेन्योर था इनका। पद्माजा नायडू ये सबसे लंबे समय तक जो है गवर्नर रही थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, याद रखना। सरोजनी नायडू सबसे पहली और सबसे लंबे समय तक रहने वाली, पद्माजा नायडू सॉरी ये 11 साल तक ये वेस्ट बंगाल की यहाँ पर जो है गवर्नर रही है, फीमेल गवर्नर।
लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर। तो ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, एसएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? 24th, 58th, 44th या 28th? राइट आंसर क्या है? 24th। ओके। 24th Amendment of the Constitution of India enables Parliament to dilute fundamental rights through amendment of Constitution and empower it to amend any provision of Constitution. Also make it obligatory for President to give his assent when a Constitution amendment bill is presented to him. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 24th अमेंडमेंट कब हुई थी? ईयर बताइए 24th अमेंडमेंट का। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? तो जो नीति आयोग है, सबसे पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। चलिए नीचे कमेंट करके मुझे बताइए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान किस तारीख को लिया था? तो 1 जनवरी 2017 नहीं, 1 जनवरी 2014 ये भी नहीं, 1 जनवरी 2016 बिल्कुल नहीं, तो 1 जनवरी 2015 ये सही उत्तर। राइट आंसर इज डी। ओके। हु अमंग the following was not a part of Constitution Assembly? Who among the following was not a part of the Constituent Assembly responsible to draft the Constitution? तो निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो मैंने जब संविधान सभा का जो लेक्चर दिया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो तब मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से। तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था, जवाहरलाल नेहरू का नाम था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम था, लेकिन वहां पर महात्मा गांधी का जिक्र कहीं पर नहीं हो। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा के अंदर ये थे ही नहीं। ठीक, राइट आंसर है ए। महात्मा गांधी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। Which among the following constitutional amendment acts reduce the age of voting from 21 year to 18 year? तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी थी? राइट आंसर क्या है इसका? 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बताया था कि कितने आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, कितने आपको यहाँ पर अमेंडमेंट याद करनी पड़ेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 61st अमेंडमेंट। और एक 69th अमेंडमेंट याद रखिए, दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली को एनसीआर में कन्वर्ट किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो 69th अमेंडमेंट भी जरूरी है और 61st भी, और ये 1989 में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का उल्लेख है? तो 3 तरह की आपातकाल का उल्लेख है भारतीय संविधान में। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले आपको पता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसको कि प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, आर्टिकल 356। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, आपको अच्छे से इनको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल पेन ड्राइव कोर्सेज यूपीएससी के लिए, एचपीएससी एचसीएस के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए। आप इन नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके पता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप पता कर सकते हो। और वैलिडिटी ये जो 4 साल की रहेगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी डिटेल वहां पर आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, या फिर मैसेज करके हमसे डिटेल ले सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच यही लिखा हुआ सारा उसमें डिटेल में, और पार्ट 18 में दिया गया है, बताया गया इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। कई बार पार्ट के बारे में पूछा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑफ 4 स्टेट्स? तो राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल या फिर आबादी? तो क्षेत्रफल का लेना देना नहीं है, वहां पर आबादी है आधार, याद रखना। राइट आंसर इज पॉपुलेशन।
तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो आबादी है। द टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट बिल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, गोवा तथा दमन और दीव प्रदेश को भारतीय संविधान में किस संशोधन विधेयक के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये 12वां संविधान संशोधन था, 12th अमेंडमेंट 1962, 12वां संशोधन 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम। बाय विच एक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट जीओवाई एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो राइट आंसर क्या है? भारत सरकार का अधिनियम 1919। तो जब हम लेक्चर्स में पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये किसके द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण की अनुशंसा निम्न में से कौन करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस कमीशन बिल्कुल सही है, बाकी तो पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है आर्टिकल 280 में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग, जिसके कि 4 मेंबर रहेंगे और एक जो है इसका अध्यक्ष रहेगा। ये मैंने आपको ये भी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर करवाया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ये किसके द्वारा गठन किया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन डैश के द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा, संसद का अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के द्वारा प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर। तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। यहाँ पर आंसर में कोई गलती है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 124 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विड्रॉन विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम। तो भारत की समेकित निधि से बिना डैश की अनुमति के कोई राशि निकाली नहीं जा सकती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो किसके द्वारा नहीं ली जाती? तो पार्लियामेंट की परमिशन के बिना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाता है कि भारत की समेकित निधि या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का किस आर्टिकल से रिलेशन है, या फिर ये किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 266। और पार्लियामेंट की परमिशन के बिना, पार्लियामेंट की अनुमति के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से पैसा निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी देख लीजिए पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो। ये हमारे नंबर्स हैं 9896160956। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 141, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 1946 इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे संविधान के संदर्भ में 13 दिसंबर 1946 की तारीख को निम्न में से किसके लिए याद किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना के लिए, कैबिनेट मिशन प्लान, और सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक, तो बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, मूव, उद्देश्य संकल्प लाया गया था। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर डी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड, उद्देश्य संकल्प लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लाया गया था, याद रखना। और अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये हमने पहले ही लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन अच्छे से कवर की गई थी कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये सारी चीजें हमने क्रोनोलॉजी एक ऑर्डर में इसको याद किया था। अगर आपको याद है तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है।
ब्रिंग आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथनों का चयन करें। तो गलत कथन के लिए आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे पहले। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ यूनियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन 1952, केंद्रीय संसद की पहली बैठक 1952 में हुई। बिल्कुल ठीक है ये, केंद्रीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में। दूसरा, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आपको बताया था स्रोत कहाँ कहाँ से हमने जो है बोरो किया था अपने संविधान को। तो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से आया था? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये भी ठीक है। सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI आर्टिकल 266। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की समेकित निधि से दिया जाता है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? डी। चारों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हो एग्जाम में, स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती किस तरह से करती हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ी और इसको टिक कर दिया कि ये तो ठीक है, बाकी तीनों तो पढ़नी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे ये आंसर पड़ा है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मुझे आकर ये बताया एग्जाम देने के बाद कि सर हम ये मिस्टेक भी करके आए हैं, तो फिर आप ऐसी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which among the following regularly meets as a body to discharge government functions? सरकार के कार्यों के निष्पादन के लिए एक निकाय के रूप में निम्न में से किसकी नियमित नियमित बैठक होती रहती है? स्टेट मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की, यहाँ पर राज्य मंत्रियों की। दो ऑप्शन और देख लीजिए यहाँ पर, कैबिनेट की या फिर पार्लियामेंट की। राइट आंसर क्या है? कैबिनेट की। कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है। बाकी कैबिनेट जो है सबसे छोटी इकाई है, मैंने आपको बताया था जब आप लेक्चर दिया था, लेक्चर देख लिया करो। लेक्चर में सारी चीजें डिटेल से दी हुई है। अगर आप लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में एक वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाता हूँ तो 30 में से आपको 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन कई बार क्या होता है ध्यान नहीं होता, कई बार हम भी कुछ ना कुछ, हमारे से भी कुछ ना कुछ रह जाता है। मैं ये नहीं कहता कि लेक्चर में 100% कवर होता है, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट देता हूँ लेक्चर में। कई बार लेक्चर में क्या होता है कि एक दो पॉइंट रह जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कवर करवा देते हैं या फिर वो किसी दूसरे लेक्चर में कवर करवा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका रह जाएगा, आपको बिल्कुल 200% सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों का। और कैबिनेट इसका राइट आंसर है, जिनकी नियमित मीटिंग होती रहती है। इन विच ईयर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द जनरल बजट और वाइस वर्सा इन ट्रू सेंस स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में आम बजट से अलग या रेल बजट से अलग आम बजट पेश करने की परंपरा किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर है 1924। तो 1924 में क्या, 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होता था। उसके बाद 1924 के बाद ये दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। 2017 के बाद इसको फिर से अलग कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और अब जो है रेलवे बजट और आम बजट ये अलग पेश किया था, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत का संविधान निम्न में से किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड द इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देख लीजिए कि महाभियोग का प्रावधान किसके ऊपर लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल लागू होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल लागू होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर भी लागू होता है, और गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट पे, भारत राज्य के राज्यपाल पे महाभियोग का प्रावधान लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रसन्न प्रेसिडेंट की मर्जी से अपना ऑफिस जो है चलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर विच इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी से अपना ऑफिस चलाता है, तो इसको कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, इसका ऑफिस चेंज कर सकता है, इसको कोई दूसरी स्टेट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which among the following decide that there should be a legislative council in the state of or not? निम्न में से कौन यह तय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर चीफ मिनिस्टर? तो यहाँ पर क्या हुआ, राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये विधानसभा डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Maximum number of states, union territories in India come under the jurisdiction of which of the following high courts? निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य क्षेत्र प्रदेश आते हैं? कोलकाता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके अलावा और देख लीजिए, दो ऑप्शन और है यहाँ पर।
हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। राइट आंसर क्या है? आंसर बी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर असम, नागालैंड आते हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा, करंट अफेयर के लेक्चर्स जरूर देखते रहना, हम उसमें आपको बताते रहते हैं कि किसकी जुरिडिक्शन चेंज हो गई हैं, किसकी जुरिडिक्शन नहीं होगी। जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ का भी वही हाई कोर्ट है। हरियाणा, पंजाब, अब 2 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, तीनों का एक ही हाई कोर्ट है। देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह से ये जुरिडिक्शंस चेंज होती रहती हैं, जब कोई भी अमेंडमेंट होती है तो ये चेंज कर सकते हैं। Who among the following is widely remembered for his effort in achieving the official language of India status for Hindi? निम्न में से किन्हें हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है? तो महावीर त्यागी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयप्रकाश नारायण या फिर भगवान दास। राइट आंसर देख लीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये उत्तर प्रदेश से, यूपी से ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने की हिंदी भाषा के लिए, इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफी योगदान दिया था। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या बंगाली। राइट आंसर क्या है? बंगाली, डी बंगाली इसमें जो है इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, शास्त्रीय भाषा का, सॉरी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो आंसर तो आपकी आंखों के सामने था, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, समझने वाला क्या है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से या ना देने से क्या होता है? तो तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, जब इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो ये हमारे भारतीय कल्चर को डिनोट करती हैं। ये भाषाएं सिर्फ और सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हमारे भारत के संस्कृति को अच्छे से डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और बांग्ला भाषा काफी देशों में प्रचलन है और ये बांग्लादेश की भाषा है, तो इसलिए इसको जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये हमारे कल्चर को डिनोट करती हैं, हमारी संस्कृति को बताती हैं, और बंगाली भाषा जो है ये हमारे लिए शास्त्रीय भाषा नहीं है। Which among the following article of the Constitution of India entrusts the President of India to grant pardons? तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? जब आपको ये लेक्चर दिया जा रहा था, प्रेसिडेंट वाला लेक्चर करवाया जा रहा था, उसमें बड़े अच्छे से मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे कि किस तरह से जो आर्टिकल्स है उसमें राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो क्षमादान दे सकता है। Which among the following is not a salient feature of the 73rd Constitutional Amendment Act? पहले तो 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ग्राम पंचायत से। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, 3 टायर सिस्टम, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर स्टेट प्लानिंग कमीशन। तो ग्राम सभा है, 3 टायर सिस्टम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान है, लेकिन स्टेट प्लानिंग कमीशन के बारे में प्रावधान नहीं है। राज्य योजना आयोग का उसमें कोई जिक्र नहीं है, तो इसके लिए कौन सा नॉट? राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए ये हमने जो 30 क्वेश्चन करने थे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आपको और अच्छे से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, लेक्चर्स का और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की जाती है टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।